यह फिल्म कभी कोई पुरस्कार नहीं जीत पाई, लेकिन अब तक की सबसे उच्च रेटिंग वाली फिल्म बन गई है। इसे फिल्म इंडस्ट्री की छत यानी चरम सीमा कहा जाता है और यह कैंटोनीज थीम्स का शिखर है। यह जिंदगी में एक बार जरूर देखी जाने वाली फिल्म है द साइलेंसर। सब कुछ 20 साल पहले शुरू हुआ। 1947 में द साइलेंसर की जेल में नए कैदी आए। पुराने कैदी उत्साहित थे, हमेशा की तरह। उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया कि सबसे पहले पेशाब कौन करेगा। ज्यादातर लोग मोटे पर दांव लगा रहे थे, लेकिन एक अश्वेत व्यक्ति रीड ने ऊंचा सोचा। उसने एंडी को चुना, भीड़ में लंबा और दुबला। इसके बाद जेल के वार्डन की एंट्री हुई। वो ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन तभी एक बिना आंखों वाले सिर ने उन्हें टोक दिया। हम कब खाएंगे? इस पर वार्डन अपना डंडा लेकर उसके पास गए। जब हम कहें तब तुम खाओगे, जब हम कहें तब तुम शौच करोगे, जब हम कहें तब पेशाब करोगे। समझे? कीड़े जैसे घटिया आदमी। मैं 2 चीजों में यकीन करता हूँ, अनुशासन और बाइबल। यहाँ तुम्हें दोनों मिलेंगे। प्रभु पर भरोसा रखो, लेकिन तुम्हारी गामी अब मेरी है। शॉशैंक में स्वागत है। जैसे ही जेल बंद हुई, द साइलेंसर की पहली बेचैन रात शुरू हुई। पुराने कैदियों ने नए कैदियों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं कुछ बड़े और खतरनाक समलैंगिकों को जानता हूँ जिन्हें तुम्हारा साथ बहुत पसंद आएगा, खासकर तुम्हारा वो मोटा सफेद नरम दोस्त। मोटा लड़का रोने लगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। और सबने हंसते हुए कहा, और जीतता है मोटा, बस नाक के फर्क से। लेकिन यह मजाक जल्द ही रुक गया जब मोटा लड़का बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। प्रमुख ने उसे बाहर घसीटा और उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी मौत हो गई। अगली सुबह सबको पता चला। हेडली ने उसका सिर तोड़ दिया था। बेचारा वहीं पड़ा रहा, सुबह तक मर गया। जब सब चुप थे, एंडी ने पूछा, उसका नाम क्या था? जवाब आया, नया है ना? भाड़ में गया उसका नाम, मर गया। रीड एंडी को लेकर जिज्ञासु हो गया। आखिर उसने उससे 2 सिगरेटें हार दी थी। जानकारी के बाद पता चला एंडी एक बैंकर था जो हत्या के मामले में फंस गया था। वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वे दोनों मरे हुए पाए गए। सारे सबूत एंडी के खिलाफ थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंततः उसे 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। जेल की जिंदगी आसान नहीं थी। एंडी ने रीड से एक हथौड़ा खरीदना चाहा। रीड को लगा एंडी पागल है, लेकिन जब उसने देखा कि हथौड़ा नक्काशी के लिए है, तो उसे चैन मिला। जेल में 3 बहनें, जो असल में हिंसक गिरोह था, एंडी को लगातार परेशान करते रहे। वह प्रतिकार करता रहा, लेकिन जख्म उसके शरीर से हटे नहीं। 2 साल तक उसने यह सब सहा। फिर एक दिन जेल के बाहर की फैक्ट्री की छत ठीक करनी थी। 12 कैदी भेजे गए, एंडी समेत। वहां हेडली ने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद उसकी बहन को संपत्ति मिली है, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा है। एंडी ने एक सुझाव दिया, अगर आप चाहें तो टैक्स बच सकता है। हेडली गुस्से में आ गया, लेकिन एंडी ने अपनी बात समझाई। मेरे एक सुझाव के बदले में काम करने वाले हर बंदे को 3 बोतल बियर दी जाए। हेडली मान गया। अगले दिन सूरज की रोशनी में कैदी बियर पी रहे थे। एंडी एक किनारे बैठा था, जैसे आजाद आदमी। उस दिन से रीड और बाकियों ने उसे स्वीकार कर लिया। रीड ने उसे एक बड़ा पोस्टर दिया जो एंडी की बड़ी योजना का हिस्सा बना। तीनों बहनों का अत्याचार फिर से शुरू हुआ, लेकिन एंडी अभी डटा रहा। इसी कारण वह 1 महीने नर्सिंग होम में रहा। जिन पहरेदारों ने यह खबर सुनी, उन्होंने एंडी की मदद करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने एंडी को अधमरा कर दिया। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एंडी को फिर से तंग करे। इन वर्षों में पूर्व जेल प्रमुख ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारी रिश्वतें ली, लेकिन यह पैसा न तो दिखाया जा सकता था और न ही खुलेआम खर्च किया जा सकता था। उसे एक वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत थी जो इन पैसों को साफ कर सके, और एंडी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि वह कभी बाहर नहीं जा सकता था और कोई खतरा भी नहीं था। एंडी ने भी उसे निराश नहीं किया। उसने अपने पेशेवर ज्ञान का उपयोग करके शेयरों और बीमा फंड्स के जरिए पैसे को वैध बना दिया और जेल प्रमुख के लिए एक नई पहचान नांदी खरीदी और सारा पैसा उसी नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इस तरह अगर कोई जांच होती तो भी प्रमुख का नाम सामने नहीं आता। जेल प्रमुख एंडी से बहुत खुश हुआ। तब से एंडी का नाम प्रसिद्ध हो गया। अब उसे मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। उसके पास खुद का ऑफिस था। धीरे धीरे और भी पहरेदार उसके पास सलाह लेने आने लगे, यहाँ तक कि जब उसे याद नहीं रहता तो रीड उसका सहायक बन जाता था। रीड इस काम से बेहद खुश था। दयालु एंडी अपने साथियों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता था। उसने जेल प्रमुख से लाइब्रेरी के विस्तार के लिए फंड मांगा, लेकिन प्रमुख ने यह साफ मना कर दिया, क्योंकि फंड सिर्फ दीवारें, पिंजरे और सुरक्षा व्यवस्था पर ही खर्च किया जा सकता था। अगर उसे जीवन स्तर सुधारना है तो खुद आवेदन करना होगा। एंडी हर हफ्ते फंड के लिए आवेदन करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1 साल यूं ही बीत गया। एक दिन एक बूढ़ा सज्जन कैदी को लेकर आया। पता चला कि वह अगले दिन रिहा होने वाला था, लेकिन वह 50 सालों से जेल में था। अब जेल ही उसकी दुनिया बन गई थी। वह कहता है, इन दीवारों का अजीब असर है। पहले इन्हें नफरत करते हो, फिर आदत बन जाती है और अंत में इन्हीं पर निर्भर हो जाते हो। वह फिर से जेल वापस आना चाहता था, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अंत में उसने जेल छोड़ दी। जब वह शहर की भीड़ भाड़ में गया तो सब कुछ नया और अजनबी लग रहा था। उसके लिए यह दुनिया बहुत बदल चुकी थी। उसे एक नौकरी मिली, लेकिन वह बहुत बूढ़ा था। उसने मेहनत की, लेकिन मालिक को पसंद नहीं आया। वह रातों को रोता, अकेलापन उसे खा गया।
उसे यह दुनिया पसंद नहीं थी और न ही यह दुनिया उसे। उसने एक सूट पहना, एंडी और दोस्तों को एक पत्र लिखा और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीम पर निशान थे, यह दिखाते हुए कि इस बूढ़े आदमी ने कितना कुछ सहा। उधर एंडी की 6 साल की चिट्ठियों के बाद अंत में एक जवाब मिला। एक संस्था ने हर महीने 500 युआन देने का वादा किया लाइब्रेरी विस्तार के लिए। एंडी ने किताबें खरीदी और न्यू इंग्लैंड की सबसे अच्छी जेल लाइब्रेरी बना दी। अब कैदी किताबें पढ़ते, जीवन का नया अर्थ खोजते। रीड, जो 30 साल से जेल में था, फिर से पैरोल बोर्ड के सामने गया। उसने वही बातें कही, मैं बदल गया हूँ, लेकिन उसकी आंखों में अब आजादी की चमक नहीं थी। वह खुद भी जानता था कि यह दिखावा है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। वह एंडी से कहता है, उम्मीद खतरनाक चीज है, यह इंसान को पागल कर सकती है। जेल में सिर्फ अंधेरा है, रोशनी नहीं। लेकिन तभी एक आदमी आया जिसने एंडी की उम्मीद फिर से जगा दी। उसका नाम था टॉमी। वह एक छोटा गुंडा था, लेकिन खुशमिजाज। एक दिन उसने सबको बताया कि पिछले जेल में उसने एक डाकू से मुलाकात की थी जिसने असली हत्यारा होने की बात मानी थी और एक निर्दोष बैंक अधिकारी को फंसा दिया था। एंडी यह सुनकर हिल गया। यह खबर उसे आजादी दिला सकती थी। वह जेल प्रमुख के पास गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह एंडी के जरिए अपना काला धन साफ करता था। वह टॉमी को बाहर बुलाकर गोली मरवा देता है ताकि एंडी के पास कोई रास्ता न बचे। इसके बाद एंडी चुपचाप रहने लगा। रीड ने उससे पूछा तो एंडी ने बस इतना कहा, अगर तू बाहर निकले तो बक्सटन के उत्तर में एक फार्म में एक पेड़ के नीचे काले पत्थर को देखना, वहां मैंने कुछ छोड़ा है। रीड चिंतित हो गया, खासकर जब उसने सुना कि एंडी ने एक रस्सी ली थी। वहीं एंडी हर रोज की तरह जेल प्रमुख को सलाह देता रहा, लेकिन उस रात बिजली और बारिश के बीच एंडी ने कुछ बड़ा किया। अगले दिन जब सब जागे, जेल में हड़कंप मच गया। एंडी भाग चुका था। जेल प्रमुख पागल हो गया और रीड से पूछताछ की, लेकिन रीड को कुछ नहीं पता था। एंडी ने एक सुरंग बनाकर खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो पोस्टर में एक छेद कर देगा। जब उसने पोस्टर को हटाया तो सब समझ गए कि एंडी पहले ही भाग चुका था। जेल ने एंडी को पकड़ने के लिए सारे पुलिस वाले भेज दिए, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ एक बूढ़ी बैलेरिना और एक लगभग घिस चुका हथौड़ा मिला, और एंडी ने इसी हथौड़े की मदद से भागने का रास्ता बनाया था। रैड ने एक बार कहा था कि अगर इस हथौड़े से कोई जमीन खोदे तो उसे सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन उसने एक बात मिस कर दी। एंडी को भूगर्भ शास्त्र की अच्छी जानकारी थी। गिरी हुई चट्टान ने उसे एहसास दिलाया कि जेल की दीवारें अभेद्य नहीं हैं। अगर किसी के पास धैर्य और निरंतरता हो तो दीवार को खोदना नामुमकिन नहीं है। उसने पोस्टर को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया और अपनी बड़ी योजना की शुरुआत की। हर बार जब तूफान आता, एंडी पत्थर को मैदान में फेंक देता। यही तरीका अपनाते हुए उसने 20 साल से भी कम समय में जेल की दीवार को तोड़ दिया। जब टॉमी की हत्या कर दी गई तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। एंडी ने तय कर लिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। जिस दिन वो जेल से भागा, उसने जेलर के खिलाफ सबूत एक प्लास्टिक बैग में रखे और उन्हें एक रस्सी से अपने पैर में बांध लिया। फिर वो उस सुराख में घुसा जो उसे जेल के आर्काइव्स तक ले गया। वहां उसे एक पत्थर मिला। तूफान की आवाज के नीचे उसने कई बार उस पत्थर से दीवार को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार आर्काइव्स की दीवार टूट गई। उस वक्त वहां हर जगह गंदगी की बदबू फैली हुई थी, लेकिन आजादी के लिए वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। उसने एक सीवर पाइप में घुसकर 500 मीटर रेंगते हुए सफर किया, जो कि एक फुटबॉल मैदान जितना लंबा था। जब वो पाइप से बाहर निकला तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए और खुद को गले लगाया। तेज बारिश ने उसके शरीर को धो डाला, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। अगले दिन रैंडी नाम का एक आदमी एक विदेशी बैंक में पहुंचा। इससे पहले यह आदमी सिर्फ कागजों में मौजूद था। ये वो कानूनी पहचान थी जिसे एंडी ने खुद बनाया था। अब एंडी ने उसकी पहचान ले ली थी और जेलर का काला धन करोड़ों रुपए निकाल लिया। इसे वो बीते 20 सालों का आत्मिक मुआवजा मानता था। पैसे निकालते वक्त उसने बैंक स्टाफ से कहा कि जेलर के खिलाफ सबूत अखबार को भेज दिए जाएं। कुछ दिनों बाद जेलर की सच्चाई अखबारों की सुर्खियों में छपी। अखबार पढ़ते ही जेलर दौड़ता हुआ अपने छोटे से लॉकर तक गया और पाया कि खाता बही बदल दी गई है। वहां अब सिर्फ वही पवित्र हथौड़ा था जिससे एंडी ने खुद को आजाद किया था। जल्द ही पुलिस की एक बड़ी टीम शॉशैंक जेल में पहुंची। उन्होंने जेल के सुरक्षा अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। जेलर, जो जानता था कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, उसने खुद को गोली मार ली और अपने पापों भरे जीवन का अंत किया। कुछ ही समय बाद रेड को एंडी से एक पोस्ट कार्ड मिला। इसका मतलब था कि अब एंडी पूरी तरह आजाद है। रेड ने तय किया कि वो अपने इस पुराने दोस्त को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एंडी की यह अद्भुत कहानी अब जेल के गार्डों में चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन जब भी कोई उसका जिक्र करता, रेड थोड़ा उदास हो जाता। हर बार जब सूरज ढलता, रेड अपने खोए हुए दोस्त को याद करता। कई सालों बाद रेड को भी जेल में अपनी आखिरी पैरोल सुनवाई का मौका मिला। अगर आपसे कहा जाए कि आपने उम्र कैद की 40 साल की सजा काट ली है, तो क्या आप मानेंगे कि आप सुधर गए हैं? सुधर गए हैं। देखिए, अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। आप असल में जानना क्या चाहते हैं? क्या मुझे अपने किए पर पछतावा है? हाँ, है। हर दिन मुझे पछतावा होता है, पर इसलिए नहीं कि मैं जेल में हूँ, बल्कि इसलिए कि आप सोचते हैं कि मुझे होना चाहिए। मैं अपने अतीत को देखता हूँ, उस मूर्ख लड़के को जो मैंने एक समय में था। मैं उससे बात करना चाहता हूँ।
मैं उसे समझाना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो लड़का अब चला गया है। अब बस एक बूढ़ा आदमी बचा है। शायद उसके ये शब्द पैरोल अधिकारी को छू गए, या शायद वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अब उससे कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उसकी पैरोल को मंजूरी मिल गई। जेल के दरवाजे पर उसने अपने पुराने दोस्त को याद किया। 40 साल बीत चुके थे। जो लड़का एक बार गलती करता था अब एक बूढ़ा हो चुका था। उसने वही बस पकड़ी जो कभी उसके पिता ने ली थी। वो वही दृश्य देखता है जो उसके पिता ने देखे थे। वो उसी कमरे में पहुंचा जहां उसके पिता रहते थे। बीम पर लिखा नाम अब भी साफ दिखता था। अपने पिता की तरह जेल में बीते 40 सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो भी वही काम करता था। बाथरूम जाने के लिए वो अब भी मैनेजर से इजाजत मांगता। उसने भी जेल लौटने का सोचा, लेकिन आखिरकार समझदारी ने उसे रोक लिया। उसने एंडी से किया वादा निभाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने बीएम पर अपना नाम भी खुदा अपने दोस्त की याद में। फिर वो उस जगह पर गया जहां एंडी ने बताया था। एक हाथी के पेड़ के नीचे रेड को एंडी का छोड़ा हुआ पैगाम मिला। एक कलम, एक खत और एक तैयार शतरंज बोर्ड। खत में लिखा था, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। मैं आशा करता हूं कि यह खत तुम्हें मिल जाए, और जब मिले तो तुम अच्छे हाल में हो। तुम्हारा दोस्त एंडी। इस एक पंक्ति ने थके हुए आत्मा को नया जीवन दे दिया। रेड ने इस बार साहसी बनने का फैसला किया। उसने नकली नियमों को तोड़ा। खत के निर्देशों के अनुसार वो सीमा पार कर गया और आजादी की ओर चला। वो एहसास कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद रेड एक समुद्र के किनारे पहुंचा। अनरिमेम्बर्ड सी, कहा जाने वाला समुद्र। नीला आसमान, नीला समंदर और कोमल हवा। आखिरकार दोनों दोस्त उस खूबसूरत बीच पर मिल गए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।